नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे प्लांट पैथोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में। बेसिकली यहाँ पर जितने भी साइंटिस्ट इंक्लूड किए गए हैं उनके आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं कि उनका क्या इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है प्लांट पैथोलॉजी की हिस्ट्री में। इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। इसमें सबसे पहला आता है एंशिएंट एरा, सेकेंड आता है डार्क एरा, प्री मॉडर्न एरा एंड प्रेजेंट एरा। बेसिकली सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो साइंटिस्ट आते हैं थियोफ्रस्टस जो साइंटिस्ट है उनमें आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है वो रखना है कि इन्हें फादर ऑफ बॉटनी के नाम से जाना जाता है और इन्होंने एक इंपॉर्टेंट बुक लिखी थी दैट इज इंक्वायरी इनटू प्लांट्स। इसी बेसिकली जो बुक है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिपीटेटिवली। नेक्स्ट हमारे आते हैं रोबिगिलिया। देखो बेसिकली क्या है कि पैथोलॉजी की हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो सबसे पहले एंशिएंट टाइम के अंदर जब लोगों को पता नहीं था कि ये पर्टिकुलर डिजीजेस किसी भी पैथोजन के कारण कोज की जाती हैं, तब लोगों का ये मानना था कि हम ये जो पर्टिकुलर डिजीज है ये कोर्स ऑफ गॉड है, यानी कि ये हमारे भगवान का श्राप है जो कि हमें पर्टिकुलर किसी भी गलत काम को करने के लिए वो हमें पनिश कर रहे हैं कि वो हमारी क्रॉप्स को डैमेज कर रहे हैं जिससे प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाता है। तो इस चीज़ के लिए या उस भगवान के श्राप को कम करने के लिए वो एक फेस्टिवल मनाते थे जिसे रोबिगोलिया फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है और ये अप्रैल 25 को उनके द्वारा मनाया जाता था। और वहाँ पर जो उनके गॉड थे वो थे बेसिकली रोबिगस एंड रोबिगोलिया। तो ये आपको जो पर्टिकुलर गॉड के नेम है ये याद रखने हैं और इनसे रिलेटेड हिस्ट्री जो है वो देखनी है। नेक्स्ट हमारे पर्टिकुलर साइंटिस्ट आते हैं अल्बर्ट मैग्नस ने सबसे पहले मिस्टोटले जो कि एक पैरासिटिक प्लांट है उसको रिपोर्ट किया था। नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं, ये आप होलीफायर अर्गोटिज्म डिजीज देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं रॉबर्ट हुक जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। इनका जो एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन पूछा जाता है कि इन्होंने एक बुक लिखी थी दैट इज माइक्रोग्राफिया। या तो इस पर्टिकुलर बुक के ऑथर के फॉर्म में पूछे जाते हैं कि इन ऑथर कौन से ऑथर ने माइक्रोग्राफिया बुक लिखी थी, या फिर इसकी जो पर्टिकुलर ईयर है 1665 ये पूछी जाती है कि माइक्रोग्राफिया जो बुक है वो कौन सी ईयर में लिखी गई थी और किनके द्वारा लिखी गई थी। तो ये वाली चीजें जो है ये आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हमारे आते हैं दैट इज एंटोन मिचेली जो है वो, या फिर आप माइकेली भी इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। बेसिकली इन्हें फादर ऑफ माइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है और इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। देखो कोई भी अगर पर्टिकुलर साइंटिस्ट है जिसे हम हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं उनके 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं प्लांट पैथोलॉजी के पर्सपेक्टिव में। या तो इन्होंने किसी इंपॉर्टेंट डिजीज को बताया होगा के बारे में जानकारी ली होगी या उसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया होगा। सेकेंड, उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बुक लिखी होगी जिसमें उन्होंने समराइज किया होगा डिफरेंट डिजीजेस को। तो वो बेसिकली आपको बहुत एक्यूरेटली याद रखनी है। जैसे कि रॉबर्ट हुक की अभी हमने बात की थी, उन्होंने क्या लिखा था, बेसिकली जो बुक लिखी थी माइक्रोग्राफिया 1665 में। इसके अलावा जो पीए मिचेली है उन्होंने एक बुक लिखी थी दैट इज नोवा प्लांटेरम जेनेरा इन 1729। ये आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आते हैं हमारे इरिक्सन ने बेसिकली इन्हें फादर ऑफ सिस्टमिक माइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है और बेसिकली इन्होंने जो पर्टिकुलरली सबसे पहले आर्टिकल लिखा था फंजाई के ऊपर क्लासिफिकेशन सिस्टम पे। और नेक्स्ट हमारे साइंटिस्ट आते हैं दैट इज स्वेडन जिन्हें की फादर ऑफ सिस्टमेटिक माइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आते हैं मैथ्यू टिलेट। बेसिकली मैथ्यू टिलेट जो है इन्होंने क्या किया था कि बंट जो डिजीज है जो कि वीट में आती है उसका कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के थ्रू उसका मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी दी थी जिसमें उन्होंने लाइन को यूज किया था। बेसिकली बंट से अफेक्टेड जो सीड्स थे उनको सॉल्ट और लाइम जो प्रोडक्ट है उससे ट्रीट करके उसके मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी दी थी। नेक्स्ट हमारे आते हैं तुलासने ब्रदर्स। बेसिकली तुलासने ब्रदर्स से यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिकंस्ट्रक्टर ऑफ माइकोलॉजी के नाम से किनको जाना जाता है। तो जो तुलासने ब्रदर्स हैं उनको रिकंस्ट्रक्टर ऑफ माइकोलॉजी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट आते हैं जेजी कुहने की जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि इन्होंने एक बुक लिखी थी दैट डिजीजेज ऑफ कल्टिवेटेड क्रॉप्स देयर कॉजेज एंड देयर कंट्रोल इन 1858। सिर्फ यही क्वेश्चन इनसे बेसिकली जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट आते हैं बर्कली जो इन्होंने माइकोलॉजी जो पर्टिकुलर टर्म है, देखो माइकोलॉजी का बेसिक सा मतलब पहले के टाइम में ऐसा हुआ करता था कि मशरूम की स्टडी करना, लेकिन अब आपको बताया कि नंबर ऑफ फंजाइज हैं जो कि पर्टिकुलर डिजीजेस कोज करते हैं डिफरेंट क्रॉप्स में। तो ये जो टर्म है ये बेसिकली इनके द्वारा दी गई थी, बर्कली के द्वारा। नेक्स्ट हमारे आते हैं एंटोन डी वेरी जिसे हम बोल सकते हैं कि फादर ऑफ पैथोलॉजी जो है
एंटोन डी बेरी हैं, और इनका कंट्रीब्यूशन जो है वो आपको याद रखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम में, चाहे आप एक थ्योरेटिकल एग्जाम लिख रहे हो या फिर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कर रहे हो, दोनों ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एंटोन डी बेरी का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको पता है कि हम जब रूबिगोलिया या रोबिगस की गोड की हिस्ट्री को एक अलग नाम देते हैं, एक अलग प्लेस देते हैं, तो उसके बाद में एक्चुअल जो प्लांट पैथोलॉजी की शुरुआत है वो फाइटोफथोरा के इन्फेस्टेंस से ही शुरू हुई थी। फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस जो है वो एक पैथोजन है जो कि पोटैटो में डिजीज कोज करता है, और इसकी वजह से आइरिस फेमाइन आया था। तो बेसिकली जो फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस है उसका जो नाम और उसके ऊपर जो स्टडी की गई थी वो बेसिकली एंटोन डी बेरी साइंटिस्ट के द्वारा की गई थी, और इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी या फादर एंड फाउंडर ऑफ मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल प्लांट पैथोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। ये इनकी कुछ आगे की हिस्ट्री है कि इन्होंने फाइटोफथोरा बेसिकली टर्म दी थी। फाइटोफथोरा जो टर्म है बेसिकली उसका मीनिंग ही होता है कि प्लांट को डिस्ट्रॉय करने वाला, यानी कि वो ऐसा पैथोजन है जो कि प्लांट को कंप्लीट तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। नेक्स्ट हमारे साइंटिस्ट आते हैं वोरोनिन। वोरोनिन एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है क्योंकि इन्होंने क्लब रूट ऑफ क्रूसीफर्स, आपको पता है कि क्रूसीफर्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है क्लब रूट ऑफ, जहाँ पे रूट्स के अंदर क्लब्स का फॉर्मेशन होने लग जाता है, जो कि पर्टिकुलरली प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिकी के कारण कोज होती है। तो इसको डिस्कवर किया था वोरोनिन ने। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है क्लब रूट ऑफ पैथोजन इज डिस्कवर्ड बाय या वॉज डिस्कवर्ड बाय। नेक्स्ट आते हैं एच.एम. वॉर्ड, जिन्हें कि ट्रॉपिकल प्लांट पैथोलॉजी के फादर के रूप में जाना जाता है। एंड नेक्स्ट है मिलार्डेट। देखो मिलार्डेट को आप में से कौन नहीं जानते होंगे। 1884 के अंदर मिलार्डेट ने पर्टिकुलरली बोर्डेक्स मिक्सचर के कंपोजिशन को बताया था। बोर्डेक्स मिक्सचर बेसिकली एक पेस्ट है। आपने देखा होगा कि जो रोड साइड पर भी जो प्लांट्स लगे रहते हैं उनमें आपने देखा होगा कि व्हाइट कलर का पेस्ट उनके ऊपर कर रखा होता है, वो बेसिकली बोर्डेक्स पेस्ट है, जो कि हम बोल सकते हैं कि मिलार्डेट ने 1882 से 1885 माना जाता है। बेसिकली इसमें अगर आप एक्यूरेट ईयर याद रखने की कोशिश करना चाहेंगे तो आपको मोस्ट ऑफ द बुक्स में 1884 देखने को मिलेगा, जो कि ग्रेप की जो डिजीज थी डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप, उसके अगेंस्ट इस बोर्डेक्स पेस्ट को यूज किया गया था फर्स्ट टाइम, जिसमें कि जो पर्टिकुलर कंपोजिशन होता है इसका वो भी पूछा जाता है कि इसमें जो पर्टिकुलर कंपोजिशन जो कि मिलार्डेट ने यूज किया था वो कॉपर सल्फेट, लाइम एंड वाटर। वाटर किसमें होता है, गैलन्स में होता है, ठीक है, ये इसकी यूनिट भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आते हैं इरिक्शन। इरिक्शन ने सबसे पहले फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन दिया था फंगस के अंदर। और नेक्स्ट आते हैं सकार्डो। सकार्डो की आपको सिर्फ आप पढ़ सकते हैं यहाँ से, लेकिन आपको जो इंपॉर्टेंट लाइन याद रखनी है वो है साइलोज फंगोरम, जो है वो बुक इन्होंने पब्लिश की थी साइलोज ने। नेक्स्ट आते हैं दस्तूर। दस्तूर को देखो इंडियन पर्सपेक्टिव में, अगर अपन इंडियन, अभी तक हम वर्ल्ड हिस्ट्री की बात कर रहे थे कि एंटोन डी बेरी सर थे एंड ऑल, लेकिन अगर हम इंडियन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो जे.एफ. दस्तूर हैं उन्हें इंडिया में काफ़ी कंट्रीब्यूशन के रूप में जाना जाता है कि उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन अलग अलग डिजीजेस के ऊपर दस्तूर सर ने दिया था। जैसे कि इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट प्लांट वायरल डिजीज जो कि शुगर केन मोज़ेक वायरस था, इसको इंडिया में रिपोर्ट किया था सबसे पहले। तो इंडियन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं ई.जे. बटलर। ई.जे. बटलर आपको पता है कि इन्होंने सबसे पहले जो आपको एक पर्टिकुलर बुक इनकी याद रखनी है जो कि है फंजाई एंड डिजीजेज इन प्लांट्स, जो कि 1918 के अंदर लिखी गई थी। यही सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। एंड देन इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है, दैट इज ई.जे. बटलर। नेक्स्ट आते हैं स्टेकमैन। स्टेकमैन ने बेसिकली हाइपर सेंसिटिविटी टर्म दी थी। हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि बेसिकली जो प्लांट की सेल्स होती हैं वो कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में किसी पैथोजन के अटैक के कारण कुछ ज़्यादा ही एक्सेसिव सेंसिटिव हो जाती हैं, जिसके कारण उनकी डेथ हो जाती है। इसको बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी, जो कि पर्टिकुलरली सबसे पहले स्टेकमैन नाम के साइंटिस्ट के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट आते हैं क्रेगी। देखो जब हम रस्ट फंगस की बात कर रहे होते हैं तो हम बात करते हैं कि यहाँ पर 5 तरीके के स्पोर्स देखने को मिलते हैं, दैट इज PAU-TB, यानी कि पिक्नियोस्पोर्स, एसियोस्पोर्स, यूरेडियोस्पोर्स, टीलियोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स। हम 5 तरीके के स्पोर्स की बात करते हैं रस्ट फंगस में। इसमें से जो पर्टिकुलरली पिक्नियोस्पोर्स है, जिसे हम 0 स्टेज के फॉर्म में जानते हैं, इस पर्टिकुलर स्पोर की जो फॉर्मेशन या जो बनने की प्रोसेस है वो क्रेगी नाम के साइंटिस्ट ने 1927 के अंदर दिया था। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पिक्निया या फिर 0 स्टेज जो है, या फिर इसे ही स्पर्मेटिया के नाम से भी जानते हैं, ये सबसे पहले किसने, क्योंकि आपको पता है फिर एसियोस्पोर का फर्स्ट स्टेज, फिर सेकंड, थर्ड और इस तरीके से जानते हैं। तो जो 0 स्टेज है वो क्या है, पिक्निया, और इसके बारे में क्रेगी नाम के साइंटिस्ट ने 1927 में बताया था।
नेक्स्ट आते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बेसिकली क्या किया था, 1929 के अंदर इन्होंने एक एंटीबायोटिक, जो कि आप जानते हैं पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है, उसकी डिस्कवरी की थी। और ये एक फंगस के ऊपर काम कर रहे थे, दैट इज पेनिसिलियम नोटेटम। और उस पेनिसिलियम नोटेटम नामक फंगस को आज प्रेजेंट टाइम में पेनिसिलियम क्राइसोजीनम के नाम से जाना जाता है, ना कि पेनिसिलियम नोटेटम के नाम से। और इस पर्टिकुलर डिस्कवरी के लिए इनको नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट हमारे साइंटिस्ट आते हैं जेसी वोकर। देखो बेसिकली जो ऑनियन होता है उसके अंदर एक डिजीज लगती है, तो जो रेड ऑनियन होते हैं उसके अंदर डिजीज देखने को नहीं मिलती है, जो कि बेसिकली कौन सी डिजीज है, ऑनियन स्मज डिजीज, जिसका पैथोजन है कोलेटोट्राइकम सर्सिनेंस। क्यों नहीं देखने को मिलती है रेड ऑनियन के अंदर ये डिजीज, क्योंकि रेड ऑनियन में दो केमिकल्स दैट इज कैटेचोल और प्रोटोकैटेचोइक एसिड प्रेजेंट होते हैं। इस बारे में सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जेसी वोकर नाम के साइंटिस्ट के द्वारा दी गई थी। ये आपके पीजी एंड पीएचडी एग्जामिनेशंस में काफी बार रिपीटेटिवली पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारे साइंटिस्ट आते हैं दैट इज केसी मेहता, जिन्हें इंडियन रस्ट के फादर के रूप में जाना जाता है। इन्होंने इंडिया के अंदर जो व्हीट स्टेम रस्ट है, जो कि उदयपुर वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उस इलाके में देखने को मिलते हैं, वहां पर सबसे ज्यादा उन्होंने काम किया, इसीलिए इनको फादर ऑफ इंडियन रस्ट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट आते हैं मूलर एंड बॉर्गन। आपको पता है मूलर और बॉर्गन ने बेसिकली जो फाइटोएलेक्सिन टर्म है वो दी थी। देखो फाइटोएलेक्सिन्स होते क्या हैं, फाइटोएलेक्सिन्स वो एंटीमाइक्रोबियल कंपाउंड्स होते हैं प्लांट के अंदर, जो कि पैथोजन के इन्फेक्शन के बाद में रिलीज किए जाते हैं अगेंस्ट द पैथोजन, जो कि डिफेंस का काम करते हैं बेसिकली प्लांट्स में पैथोजन के अगेंस्ट। तो इसके लिए सबसे पहले जो है वो टर्म जो दी थी वो मूलर एंड बॉर्गन ने ली थी। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं एचएच फ्लोर। देखो एचएच फ्लोर जो है वो जब लिंसीड रस्ट जो को कौन कोज करता है, मेलिमसोरा लेनी के द्वारा कोज की जाती है लिंसीड रस्ट, उसके ऊपर जब काम कर रहे थे तब उन्होंने जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस दी थी। बेसिकली जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस कहती क्या है कि अगर पैथोजन के अंदर किसी भी डिजीज को कोज करने के लिए अगर वायरुलेंस जीन है तो उसके कोरेस्पेंडिंग जीन जो है वो होस्ट में भी प्रेजेंट होगा। तो ये कहती है जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस, और बेसिकली इसको दिया किसने था, एचएच फ्लोर ने। आपको होस्ट पूछा जाता है कि कौन से पर्टिकुलर होस्ट में जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस दी गई थी, तो ये दी गई थी लिंसीड में। और कौन सी डिजीज पे काम कर रहे थे वो तब, रस्ट, और लिंसीड को हम फ्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हमारे आते हैं बीबी मुंदकर, जिन्होंने की इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी, जिसे आप आईपीएस के नाम से जानते हैं, आईपीएस की इन्होंने स्थापना की थी। इसके अलावा इन्होंने एक टेक्स्ट बुक लिखी थी जिसका नाम है फंजाई एंड प्लांट डिजीजेस, इन 1949 में इन्होंने लिखी थी, तो ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पोंटोकार्वर एंड रोपर। इन्होंने पैरासेक्सुअलिटी दी थी बेसिकली एस्परजिलस न्यूडुलेंस में, आपको इतना ही ध्यान में रखना है, डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं वेंडर प्लांक। देखो बेसिकली वेंडर प्लांक जो है इन्हें हम एपिडेमोलॉजी के फादर के रूप में जानते हैं कि फादर ऑफ एपिडेमोलॉजी कौन है, वेंडर प्लांक है। इसी के साथ में इन्होंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रेजिस्टेंस जो टर्म है वो भी इन्होंने ही कॉइन की थी। बेसिकली देखो दो टर्म्स होती हैं, एक रेजिस्टेंस एक टॉलरेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि एक प्लांट जो है अगर उसमें डिजीज आ गई तो वो उस डिजीज को किस तरीके से ओवरकम कर देता है, और टॉलरेंस का मतलब होता है कि उसमें डिजीज आ रखी है पर फिर भी वो एक गुड इल्ड प्रोड्यूस कर रहा है, वो डिजीज प्लांट है। जबकि रेजिस्टेंस के केस में क्या होगा कि वो उस पर्टिकुलर डिजीज से ओवरकम कर पा रहा है। तो जो रेजिस्टेंस है उसको पैथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे हम दो तरीके से पढ़ते हैं, पहला हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस और दूसरा वर्टिकल रेजिस्टेंस। इन दोनों रेजिस्टेंस की टर्म जो है वो बेसिकली वेंडर प्लांक के द्वारा दी गई थी, और इनको फादर के रूप में जाना जाता है बेसिकली। एक यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्टिफोलिया इफेक्ट क्या होता है। जब हम वर्टिकल रेजिस्टेंस की ब्रीडिंग, देखो बेसिकली क्या होता है, वर्टिकल रेजिस्टेंस जो होती है वो नॉन ड्यूरेबल रेजिस्टेंस होती है, यानी कि बहुत लंबे समय तक नहीं चलती है। इसी के साथ जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस होती है वो एक ड्यूरेबल रेजिस्टेंस होती है, यानी कि लंबे समय तक प्लांट को प्रोटेक्ट करती है। तो जब हम वर्टिकल रेजिस्टेंस यानी कि जो ड्यूरेबल नहीं है उसके लिए अगर हम ब्रीडिंग कर रहे हैं और उसकी ब्रीडिंग करते करते उस पर्टिकुलर प्लांट में या उस पर्टिकुलर वेराइटी में अगर हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस का लॉस हो गया है तो उसी पर्टिकुलर लॉस को हम बोलते हैं वर्टिफोलिया इफेक्ट। ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। पर्टिकुलरली वर्टिफोलिया इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसको जब स्टडी किया जा रहा था सबसे पहले तो एक पोटैटो की वेराइटी थी दैट इज वर्टिफोलिया, उसके रेफरेंस में इसका नाम जो है वो वर्टिफोलिया इफेक्ट आपको मिलता है। नेक्स्ट हमारे आते हैं नॉर्मन ई बोरलॉग, जिन्हें कि कौन नहीं जानता, इन्हें ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर के रूप में जाना जाता है। और नेक्स्ट हमारे आते हैं थ्री मूलाचार।
एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स के डेवलपमेंट के लिए इनको जाना जाता है, आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं कटान। देखो सोयल सोलराइजेशन के फादर के रूप में कटान को जाना जाता है। ये बहुत एक स्पेसिफिक सा क्वेश्चन होता है क्योंकि हम सोयल सोलराइजेशन वाले पार्ट को बेसिकली स्किप कर देते हैं। सोयल सोलराइजेशन होता क्या है कि हम जो नॉर्मल सोयल टेम्परेचर है उससे थोड़ा सा टेम्परेचर, जैसे सोयल सोलराइजेशन की हेल्प से मोस्टली 10 to 15 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है उसमें डिफरेंस देखने को मिलता है। तो उस वजह से जो सोयल बॉर्न पैथोजेंस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल पीथियम हो गया, स्क्लेरोशियम हो गया, ये जो सोयल बॉर्न फंगस है इनको किल करने के लिए हम बेसिकली यूज कर सकते हैं सोयल सोलराइजेशन, जिनके फादर के रूप में कटान को जाना जाता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे, आप इनको याद रख सकते हैं चैन एटाल को, जिन्होंने कि काइटिनेज और किस तरीके से जो जीन्स है काइटिनेज के लिए जीन्स हैं वो किस तरीके से पर्टिकुलर एक्सिबिट करते हैं, ये सारी चीज़ें थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट जो कि आपको याद रखने चाहिए। पहला आता है डीन एटाल। डीन एटाल ने क्या किया था, बेसिकली इन लोगों ने जो क्लोनिंग है जीन की, जीन क्लोनिंग आप जानते हैं कि जो पर्टिकुलर जीन किसी भी पर्टिकुलर प्रेजेंट है किसी भी पर्टिकुलर फंगस या बैक्टीरिया में, उसके जीन की क्लोनिंग करना, यानी कि उस पर्टिकुलर सिमिलर जीन प्रोड्यूस करना। तो सबसे पहला जो डेविड एटाल है उन्होंने सबसे पहले क्लोन किया था फर्स्ट फंगल एवायरुलेंट जीन, और वो किसका था, क्लैडोस्पेरियम फल्वियम, जो जीन कौन सा था, CF9। ठीक है। इसके अलावा जो जेडी वाल्टन है, इन्होंने HM1, देखो HM1 जो बेसिकली जीन है वो रेजिस्टेंस जीन है, लेकिन हम उसे टोटली रेजिस्टेंस जीन के बारे में आजकल जानते नहीं है। क्यों नहीं जानते, क्योंकि इसको एक फॉल्स रेजिस्टेंस जीन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस जीन का मतलब होता है ओवरकम करना डिजीज को, जबकि ये क्या करता है, जो पर्टिकुलर पैथोजन डिजीज कोज कर रहा है उसको, उसके जो पर्टिकुलर केमिकल्स हैं उनको डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। तो इसीलिए ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जो HM1 है वो मेज में बेसिकली प्रोड्यूस होता है, रेजिस्टेंट जीन है। नेक्स्ट बैक्टीरियोलॉजी, ये हम किसी नेक्स्ट